पॉलिटिकल कल्चर ऑफ वेस्ट बंगाल अगर हम देखें तो इसके रूट में हमें पंजाब की तरह ही पार्टीशन में जाना पड़ेगा। पार्टीशन से पहले पूरा बंगाल, जिसमें वर्तमान बांग्लादेश और आज का हमारा वेस्ट बंगाल शामिल था। बेसिकली इसमें जब मॉडर्न डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के तहत इंट्रोड्यूस किया गया, तो इससे जो वीकर सेक्शंस थे उनकी भी से बढ़ने लगी, उनका भी मॉडर्न पॉलिटिक्स में इंक्लूजन होने लगा। और इसकी वजह से जो फॉल्ट लाइंस थी वहाँ क्लास बेस्ड पर भी, जो कि लैंड होल्डर्स मतलब लैंड लॉर्ड्स क्लास जो कि अंग्रेजों ने ही खड़ी करके दी थी, उनके और जो उनके शेयर क्रॉपर्स थे, उनके जो टेनेंट्स थे, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा होने लग गया। और बहुत बड़ी संख्या में विशेषकर बांग्लादेश के क्षेत्र में मुस्लिम आबादी और नामाशूद्रा और दूसरी जो हिंदू कमज़ोर वर्ग की जो आबादियाँ थी, वो जो है कमज़ोर जातियों की जो आबादियाँ थी, वो जो है मोबिलाइज होने लगी। और इसका रिफ्लेक्शन एक तरफ से मुस्लिम कॉन्शियसनेस में दिखा, जो कि कृषक और बाद में सब्सिक्वेंटली ये दोनों ही वर्ग बाद में जुड़कर कृषक पार्टी बनाते हैं, जो कि एक सेकुलर बेसिस पर पॉलिटिक्स को चैनलाइज करती है और बर्गादारों के इंटरेस्ट को, मतलब शेयर क्रॉपर के इंटरेस्ट को बचाने का प्रयास करने की कोशिश करती है। पार्टीशन से पहले की बात कर रहे हैं हम। और मुस्लिम लीग इसलिए बहुत समय तक वहाँ एक्टिव नहीं होती है। पर नंदलेस इस्लामिक फॉल्ट लाइन भी रहती है, ऐसा नहीं है, परंतु वो एक सेकुलर उस पर चल रही थी। और उस समय जो हमारे कमज़ोर वर्ग थे उन्होंने भी अपनी एसोसिएशन बना ली थी, चाहे वो मटुआ समाज हो, मटुआ संघ हो, भंगिया जनसंघ हो, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन हो, ये अपना काम कर रहे थे। मतलब इनमें भी क्लास मॉडर्न पॉलिटिसाइजेशन का टूल बन रही थी, जिसकी बात रजनी कोठारी या रोडोल्फ करते हैं। तो आज़ादी से पहले भी ये प्रक्रिया चली हुई थी। पर सडनली जो मुस्लिम लीग की डिमांड जो थ्रस्ट हो जाती है और पार्टीशन की सिचुएशन आ जाती है, तो ऐसे दौर में जो बंगाल के इलीट हैं वे फैसला लेते हैं भारत के विभाजन का। विशेषकर जो हिंदू इलीट है वो ये सोचता है कि हम बांग्लादेश में नहीं जाएंगे, जब स्पेशली जब ईस्ट पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बन रहा है तो हम उसमें मर्ज नहीं होंगे, क्योंकि हम हिंदू हैं। वो इस आइडेंटिटी को चूज़ करता है, जिस तरह से कि पाकिस्तान की भी आइडेंटिटी को उसका लीडिंग इलीट तो रिलीजन पे ले जाता है, तो उसको चूज़ करते हैं। और जो शेड्यूल कास्ट है वो ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं कि वो ड्यूल आइडेंटिटी हो जाती है उनकी। वो सोचते हैं अगर हम हिंदुओं के साथ जाएं शायद हमारा पहला ऑपरेशन हो, हमारा वैसा ही सप्रेशन हो कुछ हद तक, है ना जी। और अगर हम यहीं रहते हैं मुस्लिमों के साथ रहेंगे तो और ये भी यहाँ रहेंगे, ज्वाइंट होगा, तो शायद बेटर डेमोक्रेसी हो, एक पॉसिबिलिटी ये भी थी। इसी एक कन्फ्यूजन उनकी राजनीति में भी दिखता है। क्योंकि जब पाकिस्तान अनाउंस होता है तो ईस्ट पाकिस्तान के बड़े स्ट्रेचेस जहाँ पर सो कॉल्ड लोअर कास्ट हिंदूज बेचारे किसान होते हैं विज मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ, और सिर्फ अपर कास्ट जमींदार होते हैं, वो वहाँ से वो लैंड जो वो हिस्सा बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन की जो डेमोग्राफी है वो उनके हिस्से में आता है। तो कलकत्ता को बचाने के चक्कर में वहाँ से लोग भागकर फिर कलकत्ता में एक रास्ता ढूंढते हैं इस तरफ को आकर के। और बेसिकली जब मोबिलाइजेशन की बात आती है, वहाँ से भागने की बात आती है, तो पैसे वाले लोग सदैव इजीली माइग्रेट कर जाते हैं। तो जो धनाढ़ी एलिट है वो भी मुश्किलें फेस कर, नंदलेस मर्डर फेस करके वो भी भागता है और कलकत्ता की तरफ आ जाता है और भारत का विभाजन हो गया। ऐसे में जोगिंद्रनाथ मंडल जो कि नामाशूद्रा मूवमेंट के बड़े लीडर थे, वो ये फैसला लेते हैं भाई हम तो पाकिस्तान में ही रहेंगे, विशेषकर बांग्लादेश जो उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान था, और यहीं रहकर मुस्लिमों के साथ जो हमारे एक सांझ थी, मतलब वो भी मजदूर थे हम भी मजदूर थे, एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस की स्थापना करेंगे और जिन्ना भी उन्हें प्रसन्न करने के लिए उन्हें बांग्लादेश पाकिस्तान का पहला कानून मंत्री बनाते हैं। यहाँ तक जो क्लास कोऑर्डिनेशन थी वो चलती है।
यही कारण है कि मंडल ने पाकिस्तान के समर्थन किया, नामाशूद्रा के बहुत बड़े वर्ग ने पाकिस्तान का समर्थन किया, हिंदुस्तान का समर्थन नहीं किया। परंतु सब्सिक्वेंटली जो वहाँ घटता है और जो इस्लामिक रूल वहाँ स्थापित होता है, जो शोषण वो लोग झेलते हैं, तो ग्रेजुअली अब अपर कास्ट के बाद जो ये सो कॉल्ड लोअर कास्ट है, गरीब कम्युनिटीज़ जो हमारी होती हैं हिंदू वर्ग की, वो सारी वहाँ से नामाशूद्रा और दूसरी जातियाँ धीरे धीरे प्रताड़ित होकर के वहाँ से भागना शुरू करती हैं। जब उनकी बेटियाँ उठाई जाती है या उनके साथ कई और तरह के जुल्म होते हैं, तो वो वहाँ से भागना शुरू करते हैं, या तो कुछ कन्वर्ट हो जाते हैं या बाकी भागना शुरू करते हैं। बेचारे भाग कर जब वापस आते हैं तो बेसिकली उन्हें बंगाल में नहीं बसाया जाता, उन्हें बंगाल में कैपिटल में बसना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए उन्हें सुंदरबान के कुछ मतलब इंडियन लाइक मरीज 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 झापी जैसी जगहों में बसाया जाता है, या कहीं और को डाइवर्ट किया जाता है, क्योंकि जो कोलकाता सिटी है ऐसा वहाँ जगह नहीं बचती है उनके लिए। तो क्योंकि वो लेट कमर होते हैं आने वाले, जब उनको नेचर ऑफ पाकिस्तानी स्टेट समझ आता है, और ईस्ट बंगाल में भी जो बड़ी पहले से जो इस्लामाइजेशन हुआ था उसका जो रेडिकल पॉलिटिकल इस्लाम सामने लाता है, और जब वो परसिक्यूशन शुरू करता है रिलीजन के नाम पे, तो वो भागना शुरू करते हैं। स्थिति फिर भी ठीक रहती है, पर जब कत्तर की जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट जब चलती है, उसके दौरान जब जब पाकिस्तान की आर्मी स्पेशली टारगेट करती है कंजर्वेटिव सेक्शन के साथ मिलकर हिंदू इंटेलेक्चुअल्स को भी, तो फिर स्थिति और ख़राब हो जाती है और ज़्यादा माइग्रेशन हिंदुओं की तरफ होती है। मतलब जो जो कि सो कॉल्ड जिन्होंने पहले फैसला लिया था बांग्लादेश में रहने का, वो इधर आते हैं। तो एक और इवन आज़ादी से पहले ही वहाँ एक तेलंगाना सॉरी तेभागा नाम से एक शेयर क्रॉपर के इंटरेस्ट की मूवमेंट चलती है, और एलीट जो है वो भी इसका भाग लेता है, और यहीं से एक लेफ्टिस्ट जो ओरिएंटेशन है वो बंगाल के पॉलिटिक्स की जड़ों में जाती है, जो कि पीजेंट्स से शुरू होती है, गाँव के इशू से शुरू होती है, बर्गादारों से शुरू होती है, जोतेदारों की तुलना में बर्गादारों के साथ होती है। बट नंदलेस जब चुनाव होता है तो पहले कांग्रेस की सरकार बनती है, रे उस पहले मुख्यमंत्री बनते हैं, जो भी विधान विधान रे उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पर बड़े माने हुए डॉक्टर होते हैं और बड़े ब्रॉड माइंडेड इंसान होते हैं, और वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रयास करते हैं, एग्रीकल्चर को भी थोड़ा कोशिश करते हैं इम्प्रूव करें, और एक इलिटिस्ट एंगल से और एक लिबरल एंगल से विकास करने की कोशिश करते हैं, और 62 में उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद थोड़ा सा टर्मोइल बंगाल के पॉलिटिक्स में आता है, और ग्रेजुअली जो है जो जो सिटी में जो एलिट बैठा है उसके ऊपर ग्रामीण क्षेत्र का प्रेशर बढ़ता जाता है, उनकी मांग जो डिस्ट्रीब्यूशन की वो प्रेशर बढ़ाती है उनके ऊपर। तो सब्सिक्वेंटली हम देखते हैं लेफ्ट पार्टीज अपना को स्ट्रॉन्ग करती है, जो किसान सभा से आई थी अब वो अपने को पॉलिटिकल फ्रंट में आती है, यूनाइटेड लेफ्टिस्ट फ्रंट बनता है, एक दो बार उनको पहले चांस मिलते हैं, और फिर उसके बाद जब एक कांग्रेस का एक थोड़ा सप्रेसिव पीरियड आता है, जब माओइस्ट को सप्रेस करने के लिए कांग्रेस थोड़ी अग्रेसिव हो जाती है, और तो उसके बाद 77 में फाइनली कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में सत्ता आती है, और फिर वो ऑपरेशन बरगा करते हैं, और उन जोतेदारों की तुलना में जो उनके शेयर क्रॉपर होते हैं उनको लैंड देते हैं, जो लैंडलेस होते हैं उनके लिए भी व्यवस्था करते हैं। ये बड़ा अच्छा प्रयास होता है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के द्वारा, और इसके इनिशियल फ़ायदे भी वहाँ मिलते हैं, लोगों की इनकम बढ़ती है, गरीब लोगों को जगह मिलती है, और एग्रीकल्चर में भी ग्रोथ आती है, जो जितनी उसकी कैपेबिलिटी थी। और साथ ही साथ जो कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री ने 74-75 इमरजेंसी के दौरान, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, वो इंदिरा गांधी के बड़े सहयोगी भी थे, तो वो जो पंचायती राज लागू करते हैं उसको कम्युनिस्ट और स्ट्रिक्टली लागू करके देते हैं, 3 पंचायती स्तर की व्यवस्था को लेकर के, और ग्रेजुअली कम्युनिस्ट पार्टी जो है उस पंचायतों के थ्रू और लैंड रिफॉर्म के माध्यम से पूरे विलेज पर एक मतलब अपना पावर स्ट्रक्चर को स्टैम्प कर देती है और पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ड करती है। और इस बात को कई विद्वान जो है बताते हैं, ये मेरी अपनी सोच नहीं है, हरिहर भट्टाचार्य जी अपने वर्क में किस तरह से पंचायत के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी पूरा होल्ड ले लेती है बंगाल के रूरल लाइफ पर। और द्वैपन्य भट्टाचार्य जी अपने वर्क बताते हैं किस तरह से स्कूल टीचर सीपीआईएम की ग्राउंड फोर्स बन जाती है। रॉय बताते हैं किस तरह से शहरों में लोकल क्लब्स बना करके अर्बन एरियाज़ को कम्युनिस्ट पार्टी टोटली कैप्चर करने का प्रयास करती है। मतलब एक पार्टी ही अपने आप में स्टेट अपरेटस बन जाती है, इनफॉर्मल स्टेट अपरेटस बन जाती है। ये इन वर्क से दिखता है।
तो पर होता क्या है सब्सिक्वेंटली, जो कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट के डिस्कोर्स में हम पढ़ते हैं, केवल डिस्ट्रीब्यूशन करने से काम नहीं चलता, आपको कैपेसिटी भी बिल्ड करनी पड़ती है, और वो इंडस्ट्री से आएगी अब सब्सिक्वेंटली एग्रीकल्चर की लिमिट के बाद। तो इंडस्ट्री डेवलप करने में वेस्ट बंगाल की जो कम्युनिस्ट एलीट है वो थोड़ी द्विचित रह जाती है। हालांकि इतिहास आज़ादी के समय वेस्ट बंगाल सबसे अच्छे इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स में से एक होता है, पर सब्सिक्वेंटली जो कम्युनिस्ट की जो अप्रोच होती है कैपिटलिस्ट के प्रति, वो थोड़ी संशय वाली होती है। इसकी वजह से वहाँ जो एक इन्वेस्टमेंट का माहौल है वो ख़राब हो जाता है, और नई यूनिट्स बन नहीं पाती, यूनियन बहुत बढ़ जाती है C2 टाइप, और प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बार बार मतलब बिजनेस का माहौल ख़राब हो जाता है, और वेस्ट बंगाल ग्रेजुअली इंडस्ट्री के क्षेत्र में लैग करना शुरू कर जाता है, और वहाँ से इंडस्ट्रीज प्लान कर जाती है, कुछ बांग्लादेश भाग जाती है और कुछ जो है और हिस्सों में भाग जाती है। तो इनिशियल स्टार्ट जो हमारे बंगाल को मिली होती है उसको झटका लगता है। फिर ग्रेजुअली ये रियलाइजेशन आती है ज्योति बासु के समय कि हमें अपने को चेंज करना है, इसमें बिना इंडस्ट्री के हम डेवलप नहीं कर सकते। उसके पीछे कारण ये है, उसकी जो थीसिस कम्युनिस्ट पार्टी बनाती है, कि जो उन्होंने 90 में जो सूबे संघ का विभाजन देखा, उसका पतन देखा बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और दूसरी तरफ वो काफ़ी पहले से जो चाइना ने अपनी कम्युनिज्म को रिफैशन किया मार्केट के साथ, वो रिफॉर्म चाइना के देखे, तो वो उसकी वजह से कम्युनिस्ट पार्टी ज्योति बासु के अधीन एक इस तरह का क्लेवर स्टैंस लेने का प्रयास करती है। मतलब जो इसकी मजबूरी होती है कि नेशनल फ्रंट पे तो हम अपोज करते हैं लिबरलाइजेशन को, कानून की पॉलिसीज़ को, ये बहुत गलत है, पर स्टेट लेवल पे अब हमारे पास ऑप्शंस नहीं बची, और हमें भी प्राइवेट कैपिटल चाहिए, अन्यथा हम अपना विकास नहीं कर पाएंगे। ये बात कम्युनिस्ट पार्टी कहती है, और इसमें कुछ सच्चाई भी होती है। क्यों? अगर हम रॉब जेकिंस का वर्क देखें, जो कि भारत के इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में अद्भुत किताब उन्होंने लिखी है, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया, जिसमें वो रिफॉर्म बाय स्टेल्थ की थियरी देते हैं अपनी। और श्वेज की बुक है फेडरलिज्म विदाउट सेंटर, इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। इन दोनों में ये बात पॉइंट आउट की जाती है कि बेसिकली कानून में जो हमने रिफॉर्म किए उससे होता ये है कि कल तक जो स्टेट गवर्नमेंट्स सेंटर से स्ट्रगल करती थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स के लिए, रिसोर्सेज के लिए, क्योंकि बंगाल पर प्रेशर बहुत था, ग्रामीण क्षेत्रों की मोबिलाइजेशन हैवी थी, पर अपने पास रिसोर्स कम थे, तो सेंटर से डिमांड होती थी। पर कानून में जब गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी को चेंज ही कर दिया, लाइसेंसिंग खत्म ही कर दी, स्टेट्स को डायरेक्ट पावर दे दी कि आप compete करो आपस में भाई, स्टेट आपस में compete करें, जिसको रॉब जेकिंस प्रेडेटोरियल फेडरलिज्म कहते हैं, कि भाई अगर तुम इंडस्ट्री नहीं ले सकते तो मैं खींच लूंगा आपकी इंडस्ट्री। स्टेट्स आपस में compete करते हैं, या दूसरे श्वेज कहते हैं लीगल और जुडिक्शनल मैटर्स पे आपस में कन्फ्लिक्ट करती हैं स्टेट्स, ताकि मैक्सिमम इंडस्ट्रीज को वो कर सके। तो इस दौर में कम्युनिस्ट पार्टी अपने को असहाय पाती है, उसके लिए अब प्राइवेट कैपिटल को वो करने के अतिरिक्त कोई और मार्ग नहीं है, सेंटर से लड़ने का स्कोप नहीं है। सेंटर से लड़ने का प्रयास करती कम्युनिस्ट पार्टी शुरू में, और इस 80s और 70s के दशक में, और एक अलायंस बनाना चाहती है कि सेंटर से ज़्यादा डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स हो स्टेट्स को। पर अब बाकी स्टेट्स ने भी जब रिफॉर्म करने शुरू कर दिए, तो ऐसे में उसकी अकेली आवाज़ जो कमज़ोर पड़ गई विज़ सेंटर। तो ऐसे में उनको भी इकोनॉमिक रिफॉर्म की तरफ बढ़ना पड़ा, और ज्योति बासु पहले प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं, प्रैग्मेटिक व्यक्ति, जो प्रयास करते हैं, परंतु नंदलेस पार्टी की एक बैकग्राउंड जिस पे एंटी कैपिटलिज्म पे बैठा है, उसको टाइम लगता है चेंज करने में। और सब्सिक्वेंटली फिर बुद्धदेव भट्टाचार्य की अध्यक्षता में वो प्रयास करते हैं, पहले टाटा के नैनो के प्लांट के लिए सिंगूर में करते हैं, पर उसमें भी जो जो माओइस्ट एलिमेंट पहले से सक्रिय था 60s में भी, चारू मजूमदार, जो कि लेफ्ट का ही एक रेडिकल छटके के आगे को बीइंग था, वो फिर और ममता जी मिल करके उसको मतलब उसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को और वर्जन कर देते हैं, और थोड़ा वायलेंस हो जाता है। और उसके बाद जो हमारे नंदीग्राम वाली घटना तो फिर और भी हाई लेवल पे जाती है। सलीम ग्रुप की इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट लैंड लेना चाहती है, पर अपोजिशन उसको इस तरह से तैयार करती है, और माओइस्ट एलिमेंट भी घुस जाता है, और इस तरह से वायलेंस होता है कि फिर उसका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस बहुत भारी पड़ जाता है हमारे कम्युनिस्ट पार्टी को, और उसका रूल एंड हो जाता है। उसके बाद ममता टेक ओवर कर जाती है,
और मज़े की बात है, ममता के टेक ओवर के बाद भी आज भी इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की प्रॉब्लम वहाँ ख़त्म नहीं हुई। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या भी वैसी ही है, बल्कि ममता के टाइम और ज़्यादा वो वर्जुलेंट दिखाई देती है, क्योंकि आज बीजेपी का सिमल्टेनियसली अटैक वहाँ चला है। बीजेपी सिमल्टेनियसली ममता के साथ कंटेस्टेशन में आ गई है। और एक बहुत बड़ी मिथ है बंगाल के पॉलिटिक्स की कि वहाँ पर आइडियोलॉजी चलती है। इसको अगर इसकी आइडियोलॉजी को थोड़ा नंगा करें और देखें, तो यहाँ पर भद्र लोग की डोमिनेंस चलती है, बहुत समय से चली है। एक तो आज़ादी के टाइम जो 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 बैकवर्ड कास्ट की जो बड़ी मूवमेंट थी, वो पार्टीशन ने तोड़ दी, कमज़ोर कर दी। और दूसरा, आज़ादी के बाद जो ये कम्युनिज़्म का जो गाब चोला उन्होंने पहन लिया और एक सेकुलर आइडियोलॉजी को ओढ़ लिया, इससे भद्र लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय और जो मतलब तीसरा वर्ग जो इकट्ठा हो गया, उनके पास ही पार्टी की लीडरशिप रहती है। और जो वहाँ की ओबीसी जातियाँ हैं, वो वीक महसूस करती हैं। इवन मंडल कमीशन में ज्योति बासु ढंग से रिप्रेजेंट नहीं करते, और ओबीसी जातियों को सब्सिक्वेंटली 8-9% ही रिजर्वेशन मिलती है, जिसको फिर सब्सिक्वेंटली वो करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर उसमें मुस्लिम कम्युनिटी को बड़ी संख्या में डाला जाता है। और आज स्थिति है कि मैक्सिमम मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ बंगाल ओबीसी है। पर जो कई और हिंदू जातियाँ हैं जो ओबीसी को स्टेटस को डिज़र्व करती हैं, वो आज भी लड़ रही हैं उसके लिए, वो स्टेटस उनको नहीं मिला। तो ऐसे में वो जातियाँ आज बीजेपी जो ये इस कास्ट के एंगल को समझ चुकी है, उसको कोट कर रही है, उनको अपनी तरफ खींच रही है, चाहे मटुआ समाज हो, चाहे कोई और समाज हो, महिष्या समाज हो, उनको आज अपनी तरफ इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है। और बीजेपी की जो टैक्टिक्स है, ये उन बैकवर्ड कम्युनिटीज़ में फ्लो भी क्रिएट कर रही है, उनमें फोर्स क्रिएट कर रही है। और इसी का कारण ये है कि ग्राउंड में अब लेफ्ट पीछे हट गया है, अब बीजेपी वर्सेस तृणमूल हो गया है। और तृणमूल ने लेफ्ट पार्टी का जो सारा अपरेटस जो उसने बनाया था, इनफॉर्मल स्टेट पावर खड़ी की थी, जो हमने बात की, जो कि कई विद्वानों ने बताया कि यूथ क्लब्स और पंचायतों के थ्रू कैप्चर हुई थी पावर सारी जगह, मतलब एक कंसेंसस बनी थी, उसको अब तृणमूल पावर टेक ओवर कर गई है। उसके अतिरिक्त सोर्स जनरेशन के लिए, जैसे संदेश खली में हमने देखा, इस तरह की जो माफिया तंत्र है, जो ज़मीन हड़पते हैं, उसमें मछलियाँ पालते हैं, दूसरों को डराते धमकाते हैं, इससे भी रिसोर्स जनरेट होता है, सब उसका पार्ट है। और हम ये कह सकते हैं कि वेस्ट बंगाल बहुत समय से एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस से बाहर है। यहाँ डोमिनेंस ही होती है, और पॉलिटिकल वायलेंस इसका एक बहुत बड़ा, मतलब एक पार्ट ही बन गया है, इसका कल्चर बन चुका है। सदा ही हुआ, लेफ्ट के टाइम में भी कांग्रेस की हत्याएं हुई हैं, या कोई और पार्टी हो उसकी हत्याएं हुई हैं, और आज तृणमूल कांग्रेस भी हुई है, वही वही कर रही है। कभी बीजेपी काउंटर रिएक्ट करती है, कभी तृणमूल कांग्रेस करती है, पर नंदलेस वेस्ट बंगाल के माथे पे बहुत बड़ा दाग है कि वहाँ एक वायलेंस ऑफ कल्चर ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस बहुत मुखरित है, जो हम देख रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि एक स्टेट जो एक वक्त भारत की लीडिंग लाइट थी, आज वो निराशा के गर्त में है। और पॉलिटिकल डेवलपमेंट के पैराडाइम से देखें तो वो डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा फोकस हो गया, पर जो कैपेसिटी बिल्डिंग थी उसमें वो पीछे रह गया। जब कम्युनिस्ट को ये बात रियलाइज़ हुई, तब तक बड़ी देर हो गई थी, और ममता जी ने उसका फ़ायदा तो उठा लिया, कम्युनिस्ट को भगा तो दिया, पर कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट का ही पॉलिटिकल कल्चर खुद को इनहेरिट कर लिया। थैंक यू।